गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, जय श्री कृष्णा। सभी अच्छे होंगे? कोई दिक्कत? तो आज अपन अपना सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। कौन सा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, विद्युत चुंबकी। ये 12th क्लास, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, नीट और जेई, इनके लिए ये पार्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। इससे न्यूमेरिकल पार्ट अच्छा अच्छा आता है, न्यूमेरिकल। ठीक है, तो अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को कितने भागों में डिवाइड करके पढ़ें जिससे अपन को आसानी हो? तो अपन इसको 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तीसरा पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ईएम वेव। ठीक है, तो हिंदी में बोलते हैं स्थिरवैद्युतिकी, चुंबकी व विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो सर ये बताओ कि ये इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म है, तो इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कैसे आया, मैग्नेटिज्म कैसे आया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे जनरेट हुई? तो इनका कोई उत्पन्न होने का तरीका भी तो मालूम होगा कि बस इसमें चार्ज की कंडीशन ये होगी। तो यहाँ चार्ज का नाम आ गया, तो चार्ज आ गए, तो चार्ज के बारे में पढ़ो। चार्ज होता क्या है, आवेश होता क्या है, इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी जस्ट इसको अपन अन्य भागों में डिवाइड कर देंगे। फिर चार्ज की डेफिनेशन, चार्ज के बारे में खूब पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी पढ़ेंगे चार्ज की, चार्ज को उत्पन्न करने की विद्या पढ़ेंगे। कोई दिक्कत नहीं, आराम आराम से पढ़ेंगे। तो चार्ज के बारे में समझते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। कोई सिस्टम है, माना कोई सिस्टम है, तो सिस्टम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। मालूम है? नहीं मालूम हो तो और देख लो कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज। एक केस लेते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन पर यदि इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान प्रोटॉन पर आवेश के मान से अधिक हो तो वहां पर ऋणावेश की वैल्यू अधिक हो जाती है ना? इंटरेस्टिंग टॉपिक। यदि इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान प्रोटॉन के आवेश से अधिक हो जाए तो यहां पर ऋणावेश का मान अधिक हो जाता है। ठीक है, ऐसे सेकंड केस लेंगे। यदि प्रोटॉन पर चार्ज यदि प्रोटॉन पर आवेश का मान इलेक्ट्रॉन पर आवेश के मान से अधिक हो जाता है तो यहां पर धनावेश का मान अधिक हो जाता है। क्या? पॉजिटिव चार्ज का मान अधिक हो जाता है। समझ आया? तो हिंदी को देखते हुए अपन ये देखते हैं कि चार्ज चार्ज जब दो दो अपन दो कोई पदार्थ ले लेते हैं, मान लो, तो उनको आपस में रगड़ा जाता है। दो पदार्थ होंगे, उनको आपस में रगड़ेंगे तो एक पर पॉजिटिव चार्ज और उसी पर एवं विपरीत प्रकृति का नेगेटिव चार्ज, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएंगे। तो ये चार्ज जनरेट हो जाता है। इसको एक एग्जांपल, जैसे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को पढ़ेंगे तो एग्जांपल लेंगे। जैसे किसी रेशम का कपड़ा है, रेशम का कपड़े है या कांच है, कांच को अपन रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं। कोई कांच है, उसको रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो रेशम के कपड़े पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और कांच पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है ना? और जब इनका टेस्ट करते हैं कि इन पर कैसा है, तो चार्ज जितना रेशम के कपड़े पर पॉजिटिव चार्ज है, रेशम के कपड़े पर नेगेटिव चार्ज है, उतना ही कांच की छड़ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। मतलब दोनों पर चार्ज के मान समान आ गए। सर समझ नहीं आया, एक एग्जांपल और दो। तो एक एग्जांपल और देता हूं। आबुनस या एबोनाइड की रोड होती है ना, आबुनस या एबोनाइड की छड़ को जब अपन सिल्क वो बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं, जब एबोनाइड की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो एबोनाइड की छड़ पर ऋणावेश आ जाता है और उस पे क्या आ जाएगा? बिल्ली की खाल पर धनावेश आ जाएगा। फिर टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने पर मालूम चलता है जितना चार्ज पॉजिटिव चार्ज बिल्ली की खाल पे है उतना नेगेटिव चार्ज एबोनस की छड़ पे आ जाएगा या आबुनस की छड़ पे आ जाएगा। तो रिजल्ट समझ आ रहा है कि चार्ज कैसे प्रोड्यूस हुआ? तो अब पहले अपन डिवाइडेशन करते हैं। अपना टॉपिक है इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म।
वैद्युत चुंबकी, ठीक है। तो मैंने बोला किसको 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहला होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पहला पार्ट क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दूसरा पार्ट अपने पास आ जाएगा मैग्नेटिज्म, तीसरा पार्ट आ जाएगा अपने पास इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स। इंग्लिश मीडियम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युत की स्थिर वैद्युत की चुंबकी विद्युत चुंबकीय तरंगे, इनको ईएम वेव बोलो, ईएम वेव्स, शॉर्ट फॉर्म बोल देंगे ईएम वेव्स। समझ आया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को 3 भागों में डिवाइड कर लिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्तर वैद्युत की, मैग्नेटिज्म चुंबकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो सर इसमें ये विद्युत स्तर वैद्युत कैसे उत्पन्न होती है, इसमें फील्ड कौन सा होगा, मैग्नेटिक फील्ड में फील्ड कौन सा होगा, जब चार्ज मोशन कैसे करे, चार्ज रेस्ट रहे, मूविंग करे या एक्सीलरेट करे, तब सर चार्ज ये तीनों प्रॉपर्टियां करेगा, तो इनके कारण इन पे क्या फर्क पड़ेगा, इन पे इनका क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो इफेक्ट हमें समझाओ। तो एक एक करके समझो। जब चार्ज रेस्ट होगा, मतलब चार्ज विराम अवस्था में होगा, तो वहां विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। क्या होगा, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि चार्ज मूविंग करे एट कांस्टेंट वेलोसिटी, चार्ज गतिशील हो एक कांस्टेंट मोशन पे, वहां पर क्या उत्पन्न होगा, मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकी विद्युत क्षेत्र, चुंबकी क्षेत्र। जब चार्ज को एक्सीलरेट करे, क्या करे, जब आवेश को त्वरित करे, तब क्या होगा, ईएम वेव्स प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होगी। ठीक है, लिखो इसमें ऐसे करके लिखो, चार्ज एट रेस्ट, फील्ड कौन सा, चार्ज, इसमें लिखेंगे आवेश जब विराम अवस्था में हो। लिख लो हिंदी मीडियम, आवेश जब विराम अवस्था में हो। तो फील्ड कौन सा जनरेट होगा, क्षेत्र, क्षेत्र उसमें होगा केवल विद्युत क्षेत्र। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में नोट करते रहे, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में, और देखते रहे इंग्लिश मीडियम में क्या, यहाँ फील्ड देखो, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, नोट करो आराम से। ठीक है, अब इसमें लिखो मूविंग चार्ज, मूविंग चार्ज एट
कांस्टेंट स्पीड। जब चार्ज गतिशील हो, जब आवेश गतिशील अवस्था में कांस्टेंट स्पीड से गति करे। जब आवेश गतिशील अवस्था में हो तो फील्ड लिखो। क्षेत्र कौन सा होगा? चुंबकीय क्षेत्र। फील्ड कौन सा हो गया? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ऐसे आगे चलो, नोट कर लो। इफ चार्ज एक्सीलरेटिव इफ चार्ज एक्सीलरेटिव मोशन हिंदी मीडियम लिखो। यदि आवेश त्वरित अवस्था में गति करे। कौन सी? एक्सीलरेटेड मोशन करे। जब आवेश त्वरित अवस्था में गति करे, फील्ड कौन सा जनरेट होगा? इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट होगी। कौन सी? विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ईएम वेव्स अपने इसी सेक्शन में पढ़ेंगे। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है अपना एक सेक्शन कवर हो जाता है। अपनी बुक होती है, उसका आधा पार्ट मैग्नेटिज्म में होता है। इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म, ईएम वेव्स और इसमें इंडक्शन, एसी डीसी, ये सब इसी में पढ़ लेंगे अपन। इस पार्ट में कवर कर लेंगे। लेंज के नियम, बायो सावर्त नियम, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत विभव, बलागुण, एलसीआर सर्किट, भंवर धाराएं और ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। अपना एक चैप्टर पढ़ेंगे, ये भी इसी में कर लेंगे क्लियर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अपना फर्स्ट पार्ट आराम से पढ़ेंगे। इस पार्ट को आपको समझ के पढ़ने की जरूरत है, बस रटने की कतई जरूरत नहीं है। इसको आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, ये पार्ट आपका उतना ही स्ट्रांग होता जाएगा, उतना ही मजबूत होता जाएगा। ठीक है, इतना पढ़ लिए। उसके बाद अपन क्या पढ़ेंगे? चार्ज। स्टार्ट कहां से करेंगे? जीरो से बोला था ना। ये इसको डिवाइड कर दिए कि इतने इतने भागों में हो गए। आराम से लिख लो। अपने जो पीछे का जो लेक्चर है उसमें कोई मिस्टेक हो गई थी बाई चांस, ये वाली, उसको करेक्शन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, हो जाती है। एक्सेप्ट कर भी तो रहे हमने कि मिस्टेक हो गई थी। रब करूं ये भी।
अपना पॉइंट है चार्ज, आवेश। मैंने बोला कि एक सिस्टम लिया, चार्ज को समझते हैं, एक सिस्टम ले लिया, उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन पे चार्ज होता है पॉजिटिव, प्रोटॉन पर चार्ज आवेश, प्रोटॉन को पी से डिनोट करेंगे, धनावेश। पॉजिटिव चार्ज, नोट करते रहो। इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन को ऐसे नोट करो, इलेक्ट्रॉन पे होता है ऋणावेश, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, कोई दिक्कत? प्रोटॉन पर चार्ज होगा धनावेश और इलेक्ट्रॉन पर आवेश होगा ऋणावेश। अब इसमें एक कंडीशन लिखो, केस फर्स्ट लिखता हूं मैं यहां पर, यदि इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान प्रोटॉन पर उपस्थित आवेश से अधिक हो तो, यदि इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान प्रोटॉन पर उपस्थित आवेश के मान से अधिक हो तो उस पर ऋणावेश का मान ऋणावेश का मान अधिक हो जाता है। ठीक है, कि अपन ने कोई निकाय मान लिया, यदि किसी निकाय, यहां लिखना, यदि किसी निकाय पर इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान प्रोटॉन पर उपस्थित आवेश के मान से अधिक हो तो उस निकाय पर, जो इलेक्ट्रॉन पर, उस निकाय पर ऋणावेश का मान अधिक हो जाता है। समझ आ गया? ऐसे ही लिखेंगे केस सेकंड, यदि इलेक्ट्रॉन पर, चेंज कर दूं, कुछ ही चेंज नहीं करना, केस सेकंड इसी को लिख देता हूं, यदि प्रोटॉन पर, यदि किसी निकाय के पर प्रोटॉन पर आवेश का मान इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश से अधिक हो तो उस पर धन आवेश, पॉजिटिव चार्ज का मान अधिक हो जाता है। कोई दिक्कत? वही डेफिनेशन, चेंज क्या किया, प्रोटॉन की जगह इलेक्ट्रॉन, धनावेश की जगह ऋणावेश। ठीक है, इतना समझ में आ गया? तो ये दोनों कंडीशन होने के बाद जो किस एक क्षेत्र होता है, फील्ड होता है, उसमें विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, इसे ही आवेश कहते हैं। समझ आ गया आवेश की फुल डेफिनेशन? इन दोनों कंडीशन के कारण इसके आसपास के क्षेत्र में, ऐसे लिख लेते हैं, ऐसा निकाय जिसके कारण उसके आसपास के क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो, उस गुण को आवेश कहते हैं। ठीक है, तो आवेश की डेफिनेशन हो गई। तो आवेश की डेफिनेशन के बाद चलते हैं आगे।
तो आवेश एक लिखो, नोट ऐसे लगा के लिख लो, आवेश को क्यू से, कैपिटल भी हो सकता है अथवा करके स्मॉल भी लिख लो, आवेश को क्यू से प्रदर्शित करते हैं। चार्ज इज रिप्रेजेंट बाय क्यू। ठीक है, और ऐसे ही लगा के लिखो, आवेश एक अदिश स्केलर राशि, क्वांटिटी होती है। क्या है? चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। चार्ज एक अदिश राशि होती है। तो आपने अदिश और सदिश के बारे में पीछे पढ़ के आए होंगे, कोई दिक्कत नहीं, नहीं आए तो मैं यहाँ पर इंट्रोडक्शन कर देता हूं कि भौतिक राशियां तो आप जानते होंगे। तो आवेश सदिश राशि क्या है? तो सदिश राशियां वे भौतिक राशियां होती हैं, सदिश राशियां वे भौतिक राशियां होती हैं जिनका परिणाम व दिशा दोनों का ज्ञान हो। जिसमें परिणाम व दिशा दोनों का ज्ञान हो। एग्जाम्पल लिख लेते हैं, लिखो वेग, बल, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, काफी सारे हैं, दो चार एग्जाम्पल लिख लो। सदिश में लिख लो इसके वेक्टर, डेफिनेशन लिख लिया होगा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। बहुत होते हैं, मतलब मैग्नीट्यूड भी होता है उस राशि का और डायरेक्शन भी होता है, परिमाण व दिशा दोनों होते हैं, वो सदिश राशि होती है। एग्जाम्पल देख लो, वेग, बल, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, काफी सारे होते हैं ईटीसी। ठीक है, स्पीड, फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेट फील्ड, काफी होते हैं। तो अब वेक्टर होता है सदिश। 11th क्लास के लेक्चर में आराम से देखना, डिटेल से पढ़ाएंगे इसको। अब लिखे स्केलर, अपने यूज आया ना स्केलर, अदिश। तो इसमें मैग्नीट्यूड तो होता है, हिंदी मीडियम लिख लो परिमाण, बट डायरेक्शन, दिशा, इसमें दिशा, दिशा का ज्ञान नहीं होता है, दिशा के बारे में इसका मालूम नहीं होता है। ठीक है, दूरी, ये चीजें लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। वर्क, इतना होने के बाद अपन आगे चलते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। चार्ज की प्रॉपर्टी आराम से पढ़ो। जो पार्ट पढ़ रहे हैं अपने, कौन सी इंटरेक्शन में पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन। 11th क्लास में अपन ने पढ़ लिया था ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन, उसमें मासिव पार्टिकल का अध्ययन किया था ना, वहां यहाँ चार्ज पार्टिकल का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इंटरेक्शन होती है। मैंने आपको इंटरेक्शन का चैप्टर पढ़ा रखा, यहाँ काम आया ना। मैंने बोला था इंटरेक्ट जो पढ़ा रहा हूं वो हर जगह लिंक होएगा, तो अपन सीक्वेंस से पढ़ेंगे तो पढ़ने में मजा आएगा। अदरवाइज मैं एक टॉपिक 7 चैप्टर से ले लिया, एक 3rd से ले लिया, लोग बोलते ना टॉपिक आज फोर्स, बस फोर्स पे बना दिया 5 मिनट का वीडियो। आज कार्य, कार्य का बना दिया। अरे फोर्स को पढ़ाने से पहले
फोर्स, F बराबर m है। त्वरण, त्वरण कहां से आता है? वेग, वेग में परिवर्तन होता है। वेग कहां से आता है? दूरी, दूरी के बारे में समझाओ। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड क्या होती है? जब भी तो बल के बारे में पढ़ पाएंगे, डायरेक्ट बल पढ़ेंगे, याद तो कर लेंगे। F बराबर m में होता है। सेकंड लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ, मालूम है ना? पीछे पढ़ चुके हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं, और पढ़ लेंगे। तो अपने चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे कि चार्ज होता है आवेश। आवेश दो प्रकार का होता है, मैंने बता रखा है। एक धनावेश होता है और एक ऋणावेश होता है। तो आराम से एक एक पॉइंट करके लिखो। आवेश दो प्रकार के होते हैं, ऐसे पॉइंट डालो। पहले हेडिंग डालो, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, आवेश के गुणधर्म। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, आराम आराम से नोट्स बनाएंगे। हेडिंग डालो ऐसे करके, एक पॉइंट, आवेश, विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। ऐसे निशान लगाओ। पहला लिखो ए पॉइंट डाल के, धनावेश, पॉजिटिव चार्ज। दूसरा लिखेंगे बी डाल के, ऋणावेश, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी लिख ली। आवेश दो प्रकार के होते हैं। चार्जेस आर टू टाइप्स। सेकंड पॉइंट लिखेंगे। सेकंड पॉइंट लिखने से पहले मैं पॉइंट समझा देता हूं आपको। जब दो चार्ज समान प्रकृति के होंगे, दो समान प्रकृति के चार्ज होंगे, तो दो समान, मान लो ये दोनों समान है, इस पे पॉजिटिव इस पे पॉजिटिव, दोनों पे धनावेश है, तो समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे से दूर हटते हैं, मतलब दूर जाते हैं, मतलब रिपेल करते हैं। तो एक आ गया पॉइंट, समान प्रकृति के आवेश प्रतिकर्षित होते हैं। वैसे ही इसी में मान लो इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, ये दोनों आपस में क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, आपस में एक दूसरे को खींचने की कोशिश करेंगे। मालूम है कि आपस में खींचने की कोशिश करेंगे। तो क्या हुआ? ये विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। समझ आ गए? लिखो, यहां लिख दो, समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित प्रतिकर्षित करते हैं। एग्जाम्पल लिखो, ये दो सिस्टम है, इस पे प्लस क्यू चार्ज है, इस पे प्लस क्यू चार्ज, तो ये धनावेश से दूर जाएगा, ये धनावेश से दूर जाएगा, एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं ना। विद्युत क्षेत्र की दिशा का एक डायरेक्शन दिखा देता हूं। चार्ज की क्या डायरेक्शन है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है धनावेश से दूर और ऋणावेश की ओर। क्या है? धनावेश से तो दूर होगी और ऋणावेश की ओर होगी। देखो, धनावेश से दूर जा रहा, धनावेश से दूर जा रहा। इसी में थर्ड पॉइंट लिखो,
विपरीत विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट। देखो, एक प्लस क्यू चार्ज है, एक माइनस चार्ज है, तो धनावेश से दूर ऋणावेश की ओर क्या अट्रैक्ट कर रहा। आगे चलते हैं, फोर्थ पॉइंट कि आवेश बीजगणितीय योग नियम का पालन करता है। एडिविटी लॉ, एडिविटी लॉ होता है योज्यता का नियम। मालूम है कि किसी निकाय पर कुल आवेश उस निकाय में उपस्थित जो जितने भी आवेश हैं उनके बीजगणितीय योग के बराबर होता है, बीजीय योग के बराबर होता है। बीजगणितीय योग ये तो होता है, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो बीजगणितीय नियम लिख लो, बीज गणितीय नियम। कोई सिस्टम है, मान लिया ये सिस्टम है, इसे मान लिया +2 कूलाम चार्ज, +6 कूलाम चार्ज, -2 कूलाम चार्ज, +4 कूलाम चार्ज, -4 कूलाम चार्ज, +4 कूलाम चार्ज। ये अलग अलग है, ये इसमें फैल रहे हैं कि एक -2 कूलाम चार्ज है, एक +2 कूलाम है, एक -4 कूलाम है। तो इनका जो अपन सम कर देंगे, सभी का एल्जेब्रिक सम करेंगे, वो एक कुछ क्वांटिटी के बराबर आ जाएगा। तो यही तो बीजगणितीय योग नियम का नियम होता है, और इसी को योज्यता का नियम कह देते हैं, एडिटिव लॉ, योज्यता का नियम। एडिविटी लॉ किसी निकाय में उपस्थित कुल आवेश उसमें उपस्थित सभी आवेशों के बीजीय योग के तुल्य होता है। तुल्य का मतलब बराबर होता है, ठीक है। तो इसी एग्जाम्पल को देखो, सोल्व करेंगे इसको, सॉल्यूशन लिखो, सॉल्यूशन। तो एल टोटल चार्ज को समेशन क्यों करेंगे, जोड़ते हैं ना बहुत सारी क्वांटिटी को, तो समेशन 10th क्लास में पढ़ा होगा, बारंबारता वगैरह। तो समेशन का निशान इसको बोलते हैं, समेशन, जोड़ना। तो लिखो, ये +2 कूलाम, ये +6 कूलाम, ये -2 कूलाम, +4 कूलाम, -4 कूलाम, +4 कूलाम। देखो कितना हो गया, -2 कूलाम से +2 कूलाम कैंसिल हो गया, 4 से 4 हो गया, तो ये कितना आ गया, 4 + 10 कूलाम। इनका आंसर आ गया। ये बीजगणितीय योग वेरीफाई हो गया। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा ना आराम से। तो बीजगणितीय योग, आगे चलते हैं, काफी नियमित। अब लिखेंगे आवेश संरक्षण का नियम, लिखो, नोट कर लो। फाइव पॉइंट अपना आवेश संरक्षण नियम, आवेश संरक्षण नियम 11th क्लास में पढ़ा रखा मैंने। चार्ज कंजर्वेशन लो,
ठीक है। तो चार्ज कंजर्वेशन लॉ होता क्या है? डायरेक्ट एग्जाम्पल में क्या लिखते हैं, लिखाते हैं लोग कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ये आवेश संरक्षण का नियम हो जाता है। ये कैसे होता है, इसको समझाओ, वेरीफाई करो, प्रूफ करो इसको। तो प्रूफ करते हैं अपन, दो एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मैंने एग्जाम्पल बताया आपको, वो एग्जाम्पल लिखेंगे जब इन मार्क्स मिलेंगे, ऐसे मार्क्स नहीं मिल पाएंगे। तो ये चीजें देखो, जब कांच की छड़ को, लिख लेना आप, कांच की छड़, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े, सिल्क के कपड़े से, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो रेशम के कपड़े पर क्या आ जाता है, ऋणावेश, ऐसे लिखेंगे ऋणावेश। और कांच की छड़ पर क्या आ जाता है, धनावेश। ठीक है, ये पॉइंट हो गए। जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े के साथ रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ पर धनावेश आ जाता है और रेशम के कपड़े पर ऋणावेश आ जाता है। इस एग्जाम्पल को लिखो, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ पर धनावेश आ जाता है, वह रेशम के कपड़े पर ऋणावेश आ जाता है। ठीक है, और इसकी जांच करते हैं, टेस्ट करेंगे इसका, और इसकी जांच करने पर हमें पता चलता है कि जितना आवेश कांच की छड़ पर है उतना, जितना धनावेश कांच की छड़ पर है, सॉरी, जितना धनावेश कांच की छड़ पर है उतना ही ऋणावेश रेशम के कपड़े पर आ जाता है, मतलब बराबर चार्ज आ गया। तो ये हो गया चार्ज कंजर्वेशन लॉ। सर एक एग्जांपल से संतुष्ट नहीं हुए, चलो एक से नहीं, दूसरा लेंगे। जब आबूनस, आबूनस बोलो या एबोनाइड बोलो, बिल्ली की खाल, ठीक है, जब आबूनस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता है तो आबूनस की छड़ है उस पर ऋणावेश आ जाता है और इस पे धनावेश आ जाता है। तो वही वेरीफाई करेंगे, तो जितना इस पे ऋणावेश आ रहा है उतना ही बिल्ली की खाल पे धनावेश आ जाएगा, मतलब दोनों मान बराबर हो जाएंगे। लिखो, जब आबूनस, ऐसे कोष्टक में लिख लेना, एबोनाइड, जब आबूनस की छड़ को, जब आबूनस या एबोनाइड की छड़ को बिल्ली की खाल के साथ रगड़ा जाता है तो आबूनस की छड़ पर ऋणावेश आ जाता है, वह बिल्ली की खाल पर धनावेश आ जाता है। और जब हम इसकी जांच करते हैं तो ये पता चलता है कि जितना ऋणावेश आबूनस की छड़ पर होता है उतना ही धनावेश बिल्ली की खाल पर आ जाता है। तो इससे सिद्ध होता है कि आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में चेंज किया जा सकता है। तो कह सकते हैं कि आवेश एक संरक्षित राशि है, तो आवेश संरक्षण नियम का पालन करता है। चार्ज इज कंजर्वेटिव लॉ। ठीक है सर, एक और आता है, हमने तो पढ़ा था आवेश का क्वांटीकरण नियम। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटीकरण नियम। तो सबसे पहले
आवेश का क्वांटिकरण नियम किसने दिया, ये बताओ, मालूम है? फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड ध्यान से रखना। रॉबर्ट ए मिलिकन ने तेल बिंदु विधि के द्वारा इस नियम को दिया। तेल बिंदु बिंदु विधि द्वारा इस नियम को दिया रॉबर्ट ए मिलिकन। लिखोगे रॉबर्ट ए मिलिकन। कौन से प्रयोग? मिलिकन तेल बिंदु विधि। नोट करके लिख लो ये। रॉबर्ट ए मिलिकन ने दिया आवेश का क्वांटिकरण नियम, और उसको कौन सी विधि से? मिलिकन तेल बिंदु विधि से। ठीक है, ऐसे नॉलेज, ऐसा आना चाहिए नॉलेज। तो सर बताइए आवेश का क्वांटिकरण नियम क्या होता है? तो आवेश का क्वांटिकरण नियम को पढ़ेंगे। आवेश का क्वांटिकरण Q बराबर प्लस माइनस NE। ये होता है आवेश का क्वांटिकरण नियम। इसको लिखेंगे, लिखो कि किसी सिस्टम पर उपस्थित कुल आवेश का मान, किसी निकाय पर उपस्थित कुल आवेश का मान उसमें उपस्थित आवेश के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। उसमें उपस्थित आवेश के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। ठीक है, लिख लिया? तो यहां लिखेंगे वेयर। वेयर का मतलब जहां। क्यों होता है? आवेश, चार्ज, आवेश। ये होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितना होता है? 1.6 10⁻⁻⁻19 कूलाम। कूलाम को C से लिखेंगे। इसका मात्रक और विमा अभी नोट करवाता हूं, यहां करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। N होता है, N को ऐसे लिख दो प्लस माइनस E प्लस माइनस 2E। पूर्ण गुणज होता है ना, प्लस माइनस 3 डॉट 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 ETC। ठीक है, ये नोट करो, कोई दिक्कत थोड़ी है। अपना एक लास्ट टॉपिक बच रहा है इसमें, वो क्लियर करते हैं। कि चार्ज की यूनिट क्या होगी। हमने कूलाम लिख दिया ना, वो कैसे होगी? तो यहां लिखेंगे मात्रक। मात्रक लिख के ऐसे लिखेंगे, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। और इसे स्मॉल q लिख लो अथवा कैपिटल Q लिख लो, से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद इसकी विमा लिखो, ये यूनिट हो गया इसका, यूनिट। अब विमा डायमेंशन लिखेंगे, विमा डायमेंशन। तो हम जानते हैं कि वी नो डेट कि करंट होता है, धारा होता है, क्या होता है? आवेश बटे समय। करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है, करंट को I से डिनोट करते हैं, चार्ज को Q से डिनोट करते हैं, T को टाइम से। ठीक है, अपन को किसका मान निकालना है? Q का। तो Q को निकालो, Q पक्षांतरण कर दो इनका, I इंटू Q। अब इधर लिखो, हम जानते हैं कि
हम जानते हैं कि जो करंट है, धारा का मात्रक एम्पियर होता है। एम्पियर को कैपिटल ए से डिनोट करेंगे, और टी टाइम का मात्रक, टी लिख देते हैं इसको, समय टी होता है ना, टी। तो ये वैल्यू पुट कर दो, इक्वेशन दे दो इसको 1, और इन दोनों को दे दो कुछ भी। उपरोक्त मानों को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, ये उपरोक्त मानों को समीकरण 1 में लिखेंगे। Q इक्वल टू I क्या हो गया, एम्पियर, T क्या हो गया, समय, पावर क्या 1 1, और विमा को कैसे लिखते हैं, ऐसे, ठीक है। 10th क्लास के बच्चे की तरह पढ़ा रहे हैं आपको, 10th क्लास के बच्चे की तरह। हर चीज को 2 इंटू 2 4 होता है, ये भी बता रहे हैं हम। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो बोलिए, ये चीजें नोट होगी। अब अपना नेक्स्ट पॉइंट क्या था कि चार्ज को प्रोड्यूस करने के आपने मेथड बताए थे। तो चार्ज के प्रोड्यूस करने के 3 मेथड होते हैं। पहला होता है फ्रिक्शन मेथड, दूसरा होता है कंडक्शन मेथड, तीसरा होता है इंडक्शन मेथड। तो ये घर्षण विधि, संपर्क विधि और ये प्रेरण विधि, 3 टॉपिक है, आराम से पढ़ेंगे एग्जाम पे। एग्जाम में ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, प्रेरण विधि को समझाइए, संपर्क विधि को समझाइए, 3 नंबर का, 3 मार्क्स। 3 मार्क्स इतने अच्छे आएंगे आपको, देखना कि मैं बोलूंगा और आप सुनोगे, ये आपके कानों में ऐड हो जाने सी, ठीक है। एक फाइल बना लो कान में, जिसमें ये चीजें सेव हो जाए, रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। जो मैं बोल रहा हूँ वो बातों की रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। अगर मैं गलत बोलता हूँ, उनकी भी रिकॉर्डिंग करो और मुझे कमेंट करके बताओ किस तरह आपने गलत पढ़ा दिया। तो ये बोलना आपका फर्ज है, ठीक है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, कल मिलते हैं।